असरा के साथ जो उस घर में सलूक किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप नहीं जानती हैं कि इसको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर मैं क्या करूँ। मैंने तो फ़ैसला कर लिया है कि मैं असरा को घर ले आऊँगा और हमें ऐसे लोगों में रहना ही नहीं जहाँ हमारी असरा की कदर ना हो। आगे से उसकी माँ कहती है कि मुझे अपने तरीके से मसले को हल करने दो। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से सब कुछ चलाना है। मैंने सुल्तान को खरी खोटी सुनाई हैं और उसको बताया है कि आखिर उसकी औकात है क्या और उसको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। मुझे यकीन है अगर वो इंसान हुआ, कहीं ना कहीं उसमें इंसानियत बाकी हुई तो वो इस चीज़ को मान लेगा और हमारी इसरा के साथ आइंदा से ये बदसलूकियाँ नहीं करेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल हैवान है तो फिर इसको इन सब चीज़ों की समझ नहीं आई। फिर तुम चाहे जो मर्ज़ी करते रहना, क्योंकि सरवर भी काफ़ी परेशान हो चुका है अपनी बहन के लिए। वो बार बार उसको इस हाल में देख के मज़ीद परेशान और मज़ीद बिगड़ता रहता है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है, क्योंकि हर एक को असरा की टेंशन पड़ चुकी है। असरा की भाभी अलैदा उससे परेशान है। वो भी सुल्तान को समझाने की कोशिश करती है और सुल्तान को कहती है कि सुल्तान, तुम नहीं जानते कि असरा तुमसे कितना प्यार करती है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए तो तुम कभी भी असरा के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करोगे। आगे से वो उसको उल्टा ऊपर रोब जमाने के लिए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वही मुझसे प्यार करती है। सिर्फ इसी चीज़ की खातिर ही मैंने उससे शादी की थी, लेकिन ये मुझे लेने के देने पड़ रहे हैं। वो इस चीज़ को लेके सर पर चढ़ा रही है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती कि मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही आज तक मेरे दिल में उसकी कोई जगह बनी है। ये बातें सुनकर उसकी भाभी काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर असरा को ऐसा मालूम हो गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है वो कितनी मासूम है और कितनी तुम्हारे बारे में सेंसिटिव है। वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें है कि एहसास ही नहीं। और मुझे तो हैरानगी हो रही है कि तुम्हारे घर वालों को भी किसी बात का एहसास नहीं है और वो भी तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या नहीं सही है। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है। वैसे तो सब बहुत समझदार बनते हैं, लेकिन कहाँ सुनने वाला है वो किसी की। उसकी माँ जो है सरवत, वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उस सुल्तान के बच्चे को तो ठीक करके ही रहूँगी। ये अपने आप को आखिर समझ क्या रहा है, क्यों मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं ये लोग। अब इनकी अकल ठिकाने लानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम अपनी बेटी को इस हाल में कभी भी नहीं छोड़ नहीं सकते। होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएँगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूँगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूँगा और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रखो, तो दूर रहो और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूँगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सुपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएँ और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे ज़लालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाक़ई में किसी बात का कुछ पता नहीं है। लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं, सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल-चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुँह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक-चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन-सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो-दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है। और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मशाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ-दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।